हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक प्ले। आप ही ने रिक्वेस्ट की थी इस प्ले के लिए। इसके अलावा आपको बताना चाहें कि अगर आप किसी भी आपको कोई वर्क या प्ले या कोई भी आपको मटेरियल चाहिए हो या कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। हम उस पर आप ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है आई विल मैरी व्हेन आई वांट। तो ये आई विल मैरी व्हेन आई वांट जो है वो लिखा गया है नगोगी व मेरी और नगोगी वो थियोंग द्वारा। तो ये जो प्ले है ये एक पावरफुल प्ले है या यूँ कहें कि ये एक शक्तिशाली नाटक है जिसका पहला प्रदर्शन 1977 में हुआ था। पहली बार ये परफॉर्म 1977 में हुआ था। तो इस प्ले की हम आपको नटशेल में समरी जो है वो बताएंगे। कोशिश करते हैं कि आपको सब समझ आ जाए। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो आप लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर औपनिवेशिक केन्या में स्थापित ये नाटक वर्ग संघर्ष, सांस्कृतिक पहचान, शोषण और अफ्रीकी समाज पर नव उपनिवेशवाद के प्रभाव के मुद्दों को संबोधित करता है। कहानी आम केन्याई लोगों के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो उपनिवेशवाद के बाद आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक उत्पीड़न की कठोर वास्तविकताओं का सामना करते हैं। नाटक की जो कहानी है वो उपनिवेशवाद के बाद ग्रामीण गांव में सेट की गई है जहां जो मेन एक फैमिली पे दिखाया गया है। ये स्वतंत्रता के कारण उत्पन्न जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझते हैं वो उसके बारे में बताया गया है। मुख्य जो पात्र हैं किंगुडा एक गरीब किसान है और उनकी पत्नी वांगेसी है। इनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। वे एक छोटे से साधारण घर में रहते हैं जो उनकी एकमात्र संपत्ति है। ये जो दोनों कपल हैं इनकी एक बेटी है गैथोनी जो सामने आने वाली घटनाओं का केंद्र बन जाती है। नाटक की शुरुआत परिवार के जीवन यापन यानी कि जैसे वो लाइफ अपनी स्पेंड करते हैं के संघर्ष को स्थापित करने से होती है। साथ ही ये भी दर्शाता है कि वो अपने छोटे से घर के मालिक होने का कितना गर्व महसूस करते हैं। इसमें प्रमुख जो विषय है वो धर्म और पूंजीवाद के पाखंड और भ्रष्टाचार पर एक टिप्पणी को दर्शाते हैं। तो नाटक की शुरुआत एक गरीब जोड़े, जैसे आपको पहले भी बताया, एक गरीब जोड़े किंगुडा और वांगेसी की मामूली घर से होती है। वे अपनी बेटी गैथोनी के बारे में चर्चा करते हुए अमीर मेहमानों के स्वागत के लिए अपने घर को तैयार करने में व्यस्त हैं। उनकी खूबसूरत लेकिन दिखावटी बेटी जॉन मुहुनी को डेट कर रही थी जिसकी वे आलसी और आधुनिक होने के लिए आलोचना करते हैं। मतलब उनकी उसके माँ बाप को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। किंगुड़ा के पास दीवार पर फ्रेम की गई 1.5 एकड़ ज़मीन का एक दस्तावेज है जिसे केन्या को उसकी आज़ादी दिलाने वाली क्रांति के बाद खरीदा गया था। किंगुड़ा को एक संपत्ति पर बहुत गर्व है। इस संपत्ति पर बहुत ज़्यादा वो प्राउड फील करता है, बहुत गर्व है। और ये परिवार जो है ये परिवार की एकमात्र वित्तीय सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। उसके मित्र गिकाम्बा और निजुकी उनसे मिलने आते हैं। गिकाम्बा राजनीति में बहुत सक्रिय है, बहुत एक्टिव है और वह धनी लोगों और पश्चिमी शक्तियों के बहुत आलोचक हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि वे केन्याई लोगों पर अत्याचार करने के लिए धनी लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। वे पश्चिमी धर्मों खास तौर पर मतलब वेस्टर्न कल्चर जो है, खास तौर पर क्रिश्चियन जो रिलीजन है ईसाई धर्म के प्रभाव से भी नाखुश है जो पारंपरिक केन्याई धर्मों और संस्कृतियों को ख़त्म करना शुरू कर रहे हैं।
निकाम्बा और नजुकी चले जाते हैं और उनके अमीर मेहमान आते हैं। कियोई मोहिनी जो किंगुड़ा की ज़मीन खरीदना चाहता है और उनकी पत्नी जेजेबेल, साथ ही एक और जोड़ा। किंगुड़ा को चिंता है कि कियोल फिर से ज़मीन पर मुद्दा उठाएगा, लेकिन इसके बजाय कियोल धर्म पर ध्यान केंद्रित करता है। ये किंगुड़ा से कहता है कि उसे अपनी शादी को वैध करने या वैध बनाने के लिए ईसाई चर्च में वांगेसी से शादी करनी चाहिए। ये किंगुड़ा और वांगेसी को परेशान करता है और किंगुड़ा अपनी असहमति में भावुक हो जाता है। कियोई और अन्य लोगों के चले जाने के बाद किंगुड़ा और वांगेसी मामले पर चर्चा करते हैं और तय करते हैं कि अगर वे ईसाई चर्च में शादी करते हैं तो कियोल को अपने बेटे जॉन की उनकी बेटी से शादी करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। वे गिकाम्बा के पास आने और उनसे बहस करने के बाद भी कियोल को सुझाव के साथ जाने का फैसला करते हैं। गिकाम्बा का कहना है चूँकि विदेशी ताकतें अमीरों के साथ मिलीभगत कर रही हैं, इसलिए कि गुंडा और वांगेसी खुद को बाहरी ताकत के साथ जोड़ लेंगे जो अनिवार्य रूप से केन्या के लोगों के खिलाफ है जो पीड़ित हैं। इसके बाद क्या होता है, किंगुड़ा वांगेसी कियोल और जेजेबेल के घर आते हैं जहां उनके साथ शुरू में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। हालांकि जब वे उन्हें ईसाई के रूप में शादी करने के लिए अपने इरादे के बारे में बताते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। किंगुड़ा किकोई को बताता है कि शादी बहुत महंगी होगी और एक छोटा सा ऋण मांगता है। कियोई मना कर देता है, लेकिन सुझाव देता है कि वे बैंक से व्यवस्था कर सकता है कि उन्हें उनकी ज़मीन गिरवी रखकर ऋण दिया जाए। किंगुड़ा सहमत हो जाता है। किंगुड़े और वांगेसी ने अपनी शादी की तैयारी के लिए उधार लिए गए पैसे खुशी खुशी खर्च किए और इस आयोजन की भव्यता की कल्पना करते हुए उत्साहित हो गए। गैथोनी आंसुओं के साथ आती है और घोषणा करती है कि जॉन ने उसे गर्भवती कर दिया है, इसलिए वह उसे छोड़कर चला गया है। किंगुड़ा और वांगेसी ये खबर लेकर किगोई के पास आते हैं, ये मानते हुए कि वह अपने बेटे की शादी उनकी बेटी के साथ करवाना चाहेंगे, लेकिन कियोई ठंडा और अपमानजनक है। गैथोनी को वेश्या कहता है और जोर देकर कहता है कि जॉन ने कुछ नहीं किया है। किंगुड़ा क्रोधित होकर अपनी तलवार निकालता है और कियोल को धमकाता है जो बहुत डर जाता है। इजेबेल एक सुरक्षा गार्ड के साथ बंदूक लेकर प्रवेश करती है और किंगुड़ा को गोली मार दी जाती है। अंतिम दृश्य भविष्य में थोड़ा आगे बढ़ जाता है। किंगुड़ा गोलीबारी से बच गया है, लेकिन कियोल ने ऋण को समय से पहले वापस ले लिया और परिवार ने अपनी ज़मीन खो दी। कियोल ने इसे सस्ते में खरीदा और इस पर एक कारखाना बनाने की योजना बना रहा है। गैथोनी को वेट्रेस बनने के लिए मजबूर किया गया है और उसके पिता बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं, अवसाद में डूब गए हुए हैं क्योंकि उनकी ज़मीन जिस पर बहुत गर्व था और एकमात्र उनकी वही प्रॉपर्टी थी वो भी निकल गई हाथों। गिकाम्बा और निजुकी आते हैं और वांगसी अपनी निराशा और नाखुशी उनके सामने प्रकट करती है। जब कि गुंडा नशे में बाहर से लौटता है तो वह असभ्य होता है और अपने पति से लड़ना शुरू कर देता है। काम्बा उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, उन्हें बताता है कि उन्हें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें किसी जैसे लोगों और उन शक्तियों से लड़ना चाहिए जो केन्या के अच्छे लोगों पर अत्याचार करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अमीरों के साथ मिल गए हैं। ये कि गुंडा और वांगसी को प्रेरित करता है और समूह जागने
और देश को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ लड़ने के बारे में गाना शुरू करता है। नाटक में प्रदर्शित राजनीति सूक्ष्म नहीं है और विदेशी प्रभाव की निंदा करती है जो केन्या को बदल रहा है, इसे अपनी पारंपरिक जड़ों से दूर कर रहा है। शासक वर्ग को गरीबों पर निर्भर रहने वाले पूंजीवादी पिशाच के रूप में चित्रित किया गया है। नाटक के अंत में क्रांति के लिए स्पष्ट आह्वान ने अधिकारियों को लेखकों को गिरफ्तार करने के लिए प्रेरित किया। पारंपरिक केन्याई संस्कृति के साथ साथ ईसाई धर्म के संकेत का उपयोग, केओल की पत्नी का नाम जेजेबेल है और बाइबल के चित्रण की प्रतिध्वनि है, जिसकी अपने पति से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने एक व्यक्ति को मारने के लिए कहा गया था, स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में इस बिंदु को रेखांकित करता है। तो ये जो प्ले था ये यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।